रेक्टेंगुलर फंक्शन, सिंक फंक्शन, सैम फंक्शन और ट्रायंगुलर फंक्शंस, ये सिग्नल्स हम बोले तो ये सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में तीनों चारों के चारों फंक्शंस आपने डिस्कस किए होंगे, समझे होंगे। फिर भी क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है इसलिए हम यहाँ पर इनको अच्छे से कवर करेंगे। हेलो एवरीबॉडी, आई एच वशिष्ठ वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ जी सेंट्रिक। इस लेक्चर में हम इन सब सिग्नल्स को कवर करने वाले हैं, इनको एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर फंक्शन। रेक्टेंगुलर फंक्शन रेक्ट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, ये रेक्ट फंक्शन जो होगा, फंक्शन का मतलब हम बोलते हैं ना जैसे y इज फंक्शन ऑफ x, तो कोई ना कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होता है फंक्शन। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल इस एक्सिस पर लेकर के चलते हैं। मान लो t है, डिपेंडेंट वेरिएबल t है। ये फंक्शन किस तरीके का होता है? रेक्टेंगुलर फंक्शन अगर t पर डिपेंड कर रहा होगा तो रेक्ट ऑफ t करके बोलेंगे। होता किस तरह से है ये एक रेक्टेंगल होता है अराउंड द ओरिजिन, दोनों साइड में सेम सिमेट्रिक होता है दोनों साइड में। मीन्स जीरो से जितना नेगेटिव साइड में जा रहा होगा उतना पॉजिटिव साइड में जा रहा होगा। मान लो नेगेटिव साइड में t/2 है, पॉजिटिव साइड में कैपिटल T/2 है, तो आप टोटल इसका जो विड्थ होगा इस रेक्टेंगल का वो कैपिटल T बोल सकते हैं। कुछ हाइट होगी, मान लो a हाइट है इस रेक्टेंगल की, मतलब -t/2 से लेके t/2 तक, या कहो तो विड्थ t में और अराउंड द ओरिजिन सिमेट्रिक है विड्थ t, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, बाकी अदर टाइम इंस्टेंट्स पर वैल्यू 0 होगी। क्योंकि ये t का फंक्शन है तो हम रेक्ट ऑफ t करके बोलते हैं, और डिवाइड में लिखते हैं ये इसका विड्थ कितना है कैपिटल T, और मल्टीपल में लिखते हैं इसका एम्पलीट्यूड कितना है। तो अगर आप से कोई कहे कि आप ड्रॉ करके बताइए 2 रेक्ट ऑफ t/5, तो आप समझ जाएंगे कि आपका रेक्टेंगुलर फंक्शन है, इसलिए आपको एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना है, और वो रेक्टेंगल जो होगा उसकी विड्थ होगी 5, इसलिए -2.5 से लेके +2.5 तक होगा, और हाइट कितनी होगी 2। ये रेक्टेंगुलर फंक्शन हो जाएगा। आपको रेक्टेंगुलर फंक्शन आगे से कभी बना करके दे रखा हो तो उसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, और अगर एक्सप्रेशन दे रखा हो तो उसको डायग्रामेटिकली आप ड्रॉ भी कर सकते हैं रेक्टेंगुलर फंक्शन को। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, मतलब ये तो टाइम डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे नजर आएगा वो फूरियर ट्रांसफॉर्म्स के फॉर्मूले जो होते हैं उनसे हम कैलकुलेट करके देख लेंगे। लेकिन उस तरफ आगे बढ़ने से पहले और सिग्नल्स को और डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सैंप फंक्शन या सैंप सिग्नल। रिप्रेजेंट करते हैं इसको ऐसे से, सैंप। अच्छा, ये किसका फंक्शन है? मान लो t का फंक्शन है तो आप t करके ऐसे बोलोगे। ये सैंप किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। डिफाइन कैसे होता है सैंप ऑफ t? सैंप ऑफ t डिफाइन होता है साइन t/t। अगर कोई कह रहा है सैंप t तो इसका मतलब है साइन t/t। अब ये ड्रॉ करना है अगर हमें, तो साइन t में t को डिवाइड करके जो फंक्शन बनेगा वो ड्रॉ करना है। साइन t को तो ड्रॉ करना जानते हैं हम। साइन t अगर ड्रॉ कर रहे होते तो साइनोसॉइडल की पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल ऐसे आ रही होती। एग्री है इस बात से हम? इस तरह से आ रही होती, ठीक है। और 1 और -1 के बीच में होती। ये मैंने ड्रॉ किया है साइन t, लेकिन हमें ड्रॉ करना है साइन t नहीं बल्कि साइन t/t। आप जैसे जैसे टाइम में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे t जो है t बढ़ता जाएगा ना, मतलब साइन t में डिवाइड जो t करना है वो इस तरीके से होगा कुछ ऐसा। लेकिन अब हमें बनाना है साइन t/t, तो चलिए साइन t/t ड्रॉ करते हैं। साइन t/t ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले टाइम इंस्टेंट 0 पर ये कैसे होगा, क्वेश्चन ये अराइज होता है। टाइम t = 0 पर अगर आप कहोगे तो साइन t का वैल्यू है 0, और डिवाइड में जो t आ रहा है वो भी है 0, तो 0 पर आप कहोगे तो 0/0 आ रहा है, 0/0 फॉर्म में आ रहा है। अगर 0/0 है तो 0/0 तो अनडिफाइंड फॉर्म है, तो हमें DL हॉस्पिटल, जब भी ऐसा होता है 0/0 इनफाइनाइट तो DL हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके हम ट्राई करते हैं कुछ डिफाइंड वैल्यू हो पाए, तो हम DL हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। इसमें साइन t का डिफरेंशियल इज कॉस t और डिवाइड बाई t का डिफरेंशियल इज 1। अब यहाँ पे आप t = 0 पर फाइंड कर रहे थे ना, t → 0 पर इसकी वैल्यू लिमिट वैल्यू फाइंड करोगे तो cos 0 = 1, तो वैल्यू बन करके आएगा 1।
क्लियर होता है बातें। अब बाकी टाइम इंस्टेंट्स पर वैल्यू कुछ फाइनाइट आएगा, क्योंकि साइन टी की कुछ वैल्यू होगी, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट टी जो आ रहा है वो कुछ फाइनाइट डिवाइड हो रहा होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो साइन टी तो पॉजिटिव और नेगेटिव कांस्टेंट साइकिल्स, कांस्टेंट मतलब डैम्प्ड नहीं है, अनडैम्प्ड, ऐसा सस्टेन्ड ऑस्किलेशंस के साथ आता है। सस्टेन्ड बोलते हैं ना हम ऐसे ऑस्किलेशंस अगर सेम रह रहे हो तो, डिक्रीज नहीं हो रहा, तो सस्टेन्ड ऑस्किलेशंस के साथ होता है पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल में। लेकिन उसमें डिवाइड में जो टी है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आप जो ऐसी चीजें जो पॉजिटिव नेगेटिव में सेम रह रही है उसमें डिवाइड वाली फैक्टर बढ़ाते जाओगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, तो फिर वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स जो है वो डिक्रीज होती जाएंगी। सबसे पहले हमने टाइम टी इक्वल टू 0 पर देखा तो हमें समझ में आया ऐसा है। फिर अब हमें समझ में आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल आनी है। अब साइन टी अगर होता केवल तो पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल तो ऐसे आ रही होती सस्टेन्ड, लेकिन डिवाइड में टी फैक्टर बढ़ता जा रहा है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होगी, अगली वाली और डिक्रीज होगी, इससे अगली वाली और डिक्रीज होगी, ऐसा कुछ, और ऐसा ही नेगेटिव साइड में चल रहा होगा, ऐसा कुछ। तो आप कह सकते हो ये ऐसे ऑस्किलेशंस आएंगे जो कि धीरे धीरे डिक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं, किसमें, सैम्प फंक्शन में। क्वेश्चन अब ये अराइज होता है ये 0 पर क्रॉस कहां कर रहा होगा। ये 0 पर क्रॉस तब हो रहा होगा जब साइन की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि 0 में डिवाइड बाई एनीथिंग को टी तो 0 ही बनता है ना। तो आप कह दोगे 0 क्रॉसिंग्स अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो 0 क्रॉसिंग्स कैलकुलेट करने के लिए आपको वो टाइम फाइंड करना होगा जहां पर साइन टी 0 होता है। साइन थीटा कब 0 होता है, जब थीटा इक्वल टू कितना हो, पाई हो, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो इन जनरल आप कहें तो n पाई, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, चाहे साइन पाई हो या साइन माइनस पाई हो, माइनस ऑफ साइन पाई बनेगा साइन माइनस पाई, और माइनस ऑफ साइन पाई 0, माइनस ऑफ 0 इज 0। तो आप कह सकते हो प्लस माइनस n पाई की वैल्यूज पर 0 क्रॉस साइन टी की वैल्यू 0 हो रही होगी, 0 बाय एनीथिंग इज 0, इसलिए 0 बन रहा होगा साइन टी बाई टी। तो आप कह सकते हो ये जीरोज जिन पॉइंट्स पर बन रहा है वो पॉइंट्स अब हम फाइंड कर चुके हैं, वो पॉइंट्स हैं पाई के साथ n की वैल्यू बढ़ाते जाओ। सबसे पहले होगा पाई, फिर 2 पाई, 3 पाई, n पाई बोल रहे हैं ना हम, देन 4 पाई। ऐसे ही नेगेटिव भी हो रहा होगा, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई एंड सो। ये हमारा बन गया सैम्प फंक्शन, सैम्प टी। क्लियर है। टी स्केल में टी की वैल्यू, ये जो सैम्प टी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, टी की वैल्यूज पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई पर ये 0 को क्रॉस कर रहा होगा, और कुछ इस तरह की शेप होगी कि साइनसोइडल धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हो। ये सैम्प फंक्शन बनकर क्या है। नेक्स्ट हम सिंक फंक्शन समझेंगे और फिर दोनों में रिलेशनशिप समझेंगे। रेक्टेंगुलर फंक्शन अच्छे से क्लियर हुआ, सैम्प फंक्शन अच्छे से हमें क्लियर हुआ कि किस तरीके का होता है। अब हमें ये दोनों फंक्शंस और देखना है, सिंक और ट्रायंगुलर फंक्शंस, इनको और कवर करना है। फिर हम इनके फ्रीक्वेंसी डोमेन में फूरियर ट्रांसफॉर्म्स कैलकुलेट करके आपस में रिलेशनशिप्स देखेंगे। रेक्टेंगुलर फंक्शन एक्सप्रेशन से डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट होता है समझ में आ गया हमें। सैम्प फंक्शन में जिसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है, तो टी स्केल पर होगा और टी की वैल्यूज पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, ये टी की वैल्यूज ही थी जो 0 क्रॉसिंग्स को शो कर रही होती थी। ठीक है, ये टी इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई पर 0 क्रॉसिंग होती है, ये हमने समझ लिया था। नेक्स्ट चलिए हम समझ रहे हैं सिंक फंक्शन। सिंक फंक्शन जो होता है उसको साइन में, साइन तो हम बोलते हैं ना साइन, उसे में सी और लगा देते हैं, सिंक टी का अगर ये फंक्शन है तो सिंक टी ऐसे डिफाइन होता है, साइन टी बाई टी तो होता था सैम्प टी, सिंक टी में फर्क ये होता है साइन टी बाई टी नहीं होता बल्कि साइन पाई टी बाई पाई टी होता है। क्लियर है बातें। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं सैम टी क्या होता है तो आप बोलेंगे साइन टी बाई टी। मैं बोलूँ नहीं सैम टी नहीं, सैम डब्लू बोलो तो आप बोलोगे साइन डब्लू बाई डब्लू। मैं कहूँ नहीं सैम थीटा बोलो तो आप बोलोगे साइन थीटा बाई थीटा। भाई डेफिनेशन तो ये बोल रहे हैं ना, टी की जगह आप डब्लू या टी की जगह आप थीटा रिप्लेस कर दोगे। ओके, बोले सैम पाई टी बोलो तो आप बोलोगे टी की जगह पाई टी कर दोगे। और अगर ऐसा बोला आपने तो ये सिंक टी बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। तो ये हो जाता है एक तरीके से सिंक टी जो है वो एक तरह से क्या है, सैम्प ऑफ पाई टी। चलिए ये कैसा दिखेगा वो हम ड्रॉ करेंगे। दोनों में मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स तो समझ में आ ही रहा है, डायग्रामेटिकली भी हम कुछ समझ पाएंगे क्या, ये भी डिस्कस करेंगे।
चलिए देखते हैं। अगर मुझे साइन पाई टी बाई पाई टी बनाना है तो मेरे माइंड में बैक ऑफ द माइंड चल गया सबसे पहले साइन पाई टी। तो साइन कुछ भी हो, पाई टी हो, 2t हो, ओमेगा टी हो, साइनोसोडल सिग्नल तो ऐसे होता है ना, रफली समझ रहा हूं मैं। उसमें डिवाइड में टी बढ़ने के साथ पाई टी भी तो बढ़ेगा, वो ही कुछ पहले वाला रिलेशनशिप ही बन रहा है। सबसे पहले अगर मैं जीरो पर देख लूं तो साइन पाई टी बाय पाई टी की वैल्यू जब जीरो पर देखोगे तो 0/0 आएगा, साइन 0 इज 0। अगेन डीएल हॉस्पिटल, अगर डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, साइन पाई टी का डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा पाई कॉस पाई टी, और डिवाइड बाय पाई टी का डिफरेंशियल करेंगे पाई, और फिर इसमें जीरो पुट करने से पहले एक बार कैंसिल आउट कर लें 1। सेम जैसे साइन टी बाई टी की वैल्यू 0 पर 1 आ रही थी, ऐसे साइन पाई टी बाई पाई टी की वैल्यू भी 0 पर 1 आ रही है। अगर ये साइन पाई टी बाई टी होता, ऐसा मैथमेटिक्स में काफी क्वेश्चंस किए होंगे आपने लिमिट्स में, तब पाई बन करके आता। लेकिन पाई का बन के आता क्योंकि कैंसिल का आउट करने वाला पाई नहीं होता। लेकिन अगर ये पाई टी है तो नीचे भी पाई बनने वाला है, तो पाई से कैंसिल आउट होकर के 1 बन रहा है। तो आप कह सकते हो इसकी भी वैल्यू जो है वो 1 ही बन रही है सबसे पहले टाइम 0 पर। उसके बाद समझ में आता है साइनोसॉइडल में डिवाइड होने वाला टाइम बढ़ने के साथ जो फैक्टर है वो डिवाइड होने वाला बढ़ता जाएगा, इसलिए रिजल्ट डिक्रीज होता जाएगा। तो आगे साइनोसॉइडल की पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल आएंगी, लेकिन इसकी बजाय ये कम होगी, फिर अगली और कम होगी, उसकी बजाय फिर और कम, इस तरह से डैम्प्ड साइनोसॉइड्स आ जाएगा एक तरह से। क्लियर है? अब क्वेश्चन अराइज होता है जीरो क्रॉसिंग्स के बारे में। तो जीरो क्रॉसिंग समझते हैं हम। जीरो क्रॉसिंग अब यहां वहां हो रही होगी जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं वो जीरो हो जाए, मीन्स साइन पाई टी जीरो हो जाए। कहां जीरो क्रॉसिंग हो रही होगी? जहां साइन पाई टी जीरो हो जाए। साइन पाई टी मीन्स साइन थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा क्या हो? प्लस माइनस एन पाई। पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस एन पर जीरो क्रॉसिंग्स हो रही होगी। तो हमारा ये जो स्केल था ये टी स्केल था, टी की वैल्यू प्लस माइनस एन मीन्स प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 पर जीरो क्रॉसिंग्स हो रही होंगी। मीन्स प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 4 एंड 5 6 7 एंड सो ऑन माइनस 4, इन पर जीरो क्रॉसिंग्स हो रही है। फर्क समझ में आया दोनों में? यहां जीरो क्रॉसिंग्स हो रही थी टी की वैल्यू पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई पर, यहां पर हो रही है पाई बाई पाई मीन्स 1, 2 पाई बाई पाई मीन्स 2, 3 पाई बाई पाई मीन्स 3, 1 2 3 4 पर। यहां पर प्लस माइनस एन पाई पर, यहां प्लस माइनस एन पर जीरो क्रॉसिंग्स हो रही हैं। आप इसको समझ सकते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। आपने रिलेशनशिप दोनों में समझा, ये समझ में आ रहा है। ये तो बना रखा है मैंने सैम टी, और ये बनाना चाह रहा हूं मैं सिंक टी, जो कि है सैम्पी तो है लेकिन सैम्प पाई टी है। ये सैम्प पाई टी। आपको पता होगा जब कोई एक्स टी सिग्नल की हम स्केलिंग करते हैं, टाइम स्केलिंग ऐसा कर देते हैं एक्स ए टी, ये नया सिग्नल बोल देते हैं अगर वाई टी इक्वल टू एक्स ए टी। तो हम टाइम स्केलिंग जब कर रहे होते हैं तो जहां जहां जैसा जैसा चेंजेस, जैसे जैसे सिग्नल में जो चीज यहाँ टी पर आ रही होती थी, इसमें टी बाई ए पर आ जाती है। इसलिए वहां जो जीरो क्रॉसिंग 1 पाई पर आ रही थी वो यहाँ पर 1 पाई बाई ए की वैल्यू यहाँ पर पाई है मीन्स 1 पर आ जाएगी। जो वहां 2 पाई पर आ रही थी वो यहाँ 2 पाई बाई पाई मीन्स 2 पर आ जाएगी, एंड सो ऑन। प्लस माइनस जनरल बात करें तो n पाई पर आ रही थी तो प्लस माइनस n पाई बाई पाई मीन्स n पर आ जाएगी। दोनों में रिलेशनशिप सिंक फंक्शन और सैम्प फंक्शन में समझ में आता होगा आपको। आपको आगे से कभी साइन थीटा बाई थीटा नजर आए तो आप थीटा पर गौर कर लीजिए। अगर थीटा में कहीं कोई पाई नजर नहीं आता है, आपको ये दिखता है साइन थीटा बाई थीटा, कहीं कोई पाई नजर नहीं आता है, तब तो ये होगा सैम थीटा। लेकिन थीटा के अंदर ध्यान से देखें तो पाई ऑफ समथिंग हो, तो फिर जब थीटा यहाँ पे पाई ऑफ समथिंग है तो यहाँ भी पाई ऑफ समथिंग होगा। तो वो या तो आप सैम्प ऑफ पाई ऑफ समथिंग ही लिखते रहो, जस्ट सैम पाई थीटा, मतलब सैम थीटा लिखते रहो, या फिर सिंक ऑफ दैट वो जो समथिंग जो भी होगा, क्योंकि पाई टी बाई पाई टी इक्वल टू सिंक टी होता है, समथिंग बाय समथिंग पाई समथिंग, मतलब ये सिंक समथिंग दैट हो रहा होगा। बात समझ में आती होगी? ये तीनों फंक्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं, रेक्टेंगुलर फंक्शन, सिंक फंक्शन,
सैम फंक्शन। अब एक ट्रायंगुलर फंक्शन और डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम फूरियर ट्रांसफॉर्म्स इनके देखेंगे, आपस में जो रिलेशनशिप्स बन सकते हैं वो देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार यूज आने वाली चीज़ डिस्कस करने वाले हैं अब आगे हमें आगे जब सैम्पलिंग डिस्कस करेंगे। आपने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में भी पढ़ी होगी सैम्पलिंग, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें पढ़ना होता है, ज़्यादा अच्छे तरीके के क्वेश्चंस करने होते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पर भी यूज में आएगा ये। ठीक है, तो अब हम एक बार ट्रायंगुलर सिग्नल डिस्कस कर लेते हैं, फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म देखेंगे। ट्रायंगुलर सिग्नल को समझने से पहले एक बार रेक्टेंगुलर सिग्नल जो हमने समझा हुआ है वो याद आ रहा होगा आपको। यहाँ पर ये जो टी होता था, टी स्केल पर है, और ये जो कैपिटल टी है ये हमारी विड्थ होती थी इस रेक्टेंगल की, और जो ये ए कोफिशिएंट में लिखा हुआ है ये हाइट होता था। अच्छा, इस रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया आपसे पूछूं तो आप ऐसे बोलो रेक्टेंगल का एरिया तो हाइट इंटू विड्थ होता है, ए इंटू टी, ए टी। क्लियर है बातें? अब ध्यान देते हैं एक बार इस ट्रायंगल सिग्नल पर। ट्रायंगल सिग्नल को जनरल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ट्राई ऐसा करके होता है, और ट्राई में ये अगर टी स्केल पर है तो टी करके बोलेंगे, और डिवाइड में कैपिटल टी बोलेंगे, जैसे रेक्ट में कैपिटल टी होता था, और यहाँ पर ये मतलब कुछ कुछ उस जैसा दिखेगा, लेकिन कौन सी चीज़ क्या बता रही है वो अब ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहले ये वाला जो है ये तो बता रहा होगा स्केल कौन सा है, किस स्केल का फंक्शन है, किसका फंक्शन है। ये कैपिटल टी और ये ए कैसे होंगे वो समझिएगा। हमारा उस ट्रायंगल का एरिया तो हाइट इंटू विड्थ था, अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया बोलूं एरिया, तो वो रेक्टेंगल का एरिया ये जो बनेगा ये बनेगा ये विड्थ, वो तो हाइट इंटू विड्थ था ना, ये भी बनेगा हाइट इंटू विड्थ का हाफ। ऐसा होता है ना, हाफ ऑफ हाइट इंटू विड्थ ट्रायंगल का एरिया। अब जो हाइट होती है वो तो ये ए ही होती है, जैसे उसमें थी ये हाइट यही वाली होगी ना इस ट्रायंगल की, ये ए वैल्यू होगी, और विड्थ का हाफ करोगे और हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया बन करके आएगा। और ये एरिया अगर हम देखें तो अब समझना बन करके आना चाहिए सेम वही, ठीक, ए इंटू टी। तो इसलिए आपको हाइट तो ए समझ में आ गई, विड्थ ऐसी रखनी है कि मल्टीप्लाई में आप ऐसा करें तो सेम आए, एरिया सेम बन के आना चाहिए ए इंटू टी। तो यहाँ पे आपको 2t रखना चाहिए ना, इसलिए ये 2t अगर करना है, ये टोटल 2t अगर करना है तो ये इस साइड में कैपिटल टी तक और इस साइड में माइनस कैपिटल टी तक जाना चाहिए। दोनों में फर्क समझिएगा। आपका टोटल एरिया ए इंटू टी ही बनना चाहिए। आपके रेक्टेंगल के एरिया ए इंटू टी होता है, तो ए तो हाइट है और विड्थ, हाइट इंटू विड्थ होता है, विड्थ टी है, ए टी, उसका भी ए इंटू टी बनना चाहिए। हाइट तो ए ही है इसकी विड्थ जो होनी चाहिए वो आप 2t बने, तभी तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 8t बन पाएगा। सेम बन तरीका याद रखने का है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये t होता है ये विड्थ नहीं होता, बल्कि ये किसी एक साइड में कितनी वैल्यू तक जा रहे होंगे वो है। जितना पॉजिटिव में जा रहे होंगे उतनी डिस्टेंस, उतना ही विड्थ में, आगे नेगेटिव में जा रहे होंगे, टोटल अपने आप से डबल हो जाएगा, डबल से हाफ कैंसिल आउट होकर के 8t बन करके आ जाएगा। इस तरह से ट्रायंगल सिग्नल होता है। अब आपको थोड़ा सा कॉन्वोल्यूशंस आपने पढ़े होंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में, हमें आगे ज़रूरत भी पढ़ने वाली है कॉन्वोल्यूशंस की। अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे कॉन्वोल्यूशन भी, ठीक है। एक बार ऊपर से डिस्कस करूँगा जो चीज़ें यूज में आने वाली है यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, ठीक है। और हम इन सिग्नल्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म अब जरूरत पड़ने वाला है, आपस में रिलेशनशिप और बहुत बार जरूरत पड़ने वाला है। हम रटने की बजाय अगर समझ लेंगे, हालांकि ओवरऑल तो माइंड में रहना जरूरी होगा, हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन समझ करके अगर हम एक बार में समझेंगे तो 2-3 बार यूज में लेते लेते आपको अपने आप से पिक्चर क्लियर हो जाएगी कैसा स्ट्रक्चर होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म जो रिजल्ट बन करके आ रहा है उसका। इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, याद आ रहा होगा आपको, ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी माइंड में होनी चाहिए, अभी यूज में आने वाली है। चलिए तो डिस्कस करते हैं अब इनका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एनालिसिस। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने है, एनालाइज द सिग्नल xt इक्वल टू a रेक्ट ऑफ t बाई टी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन, टाइम डोमेन में तो ये सिग्नल कैसा दिखता है समझ में आ ही गया है हमें, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसा नजर आएगा ये एनालाइज करना है हमें। चलिए इस सिग्नल को अगर ड्रॉ करूं मैं टाइम डोमेन में तो मुझे समझ में आता है इस तरीके का होता है सिग्नल, -t/2 से लेके +t/2 तक a वैल्यू के साथ होगा। अच्छा,
अगर इस सिग्नल एक्स टी इक्वल टू ए रेक टी बाई टी को मैं किसी दूसरी फॉर्म में देखना चाहूँ तो ऐसे कह सकता हूँ क्या, एक सिग्नल जो माइनस टी बाई टू से ऐसे स्टेप सिग्नल स्टार्ट हो रहा हो, इसमें से एक सिग्नल जो प्लस टी बाई टू से स्टेप सिग्नल स्टार्ट हो रहा हो, इसमें फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करने से बन रहा है। अगर ये जीरो से स्टार्ट होता है तो हम यूटी बोलते हैं, लेकिन ये जीरो से बजाय माइनस टी बाई टू से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स जो ओरिजिनल यूटी सिग्नल था उस ओरिजिनल यूटी सिग्नल को शिफ्ट कर दिया है। कितने से शिफ्ट कर दिया है, टी बाई टू से शिफ्ट कर दिया है। किधर शिफ्ट कर दिया है, लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया है, इसलिए यू ऑफ टी प्लस टी बाई टू इस सिग्नल को बोलूंगा मैं। अगर इस सिग्नल को देखें तो ये ओरिजिनल जो यूटी सिग्नल होता था उसको शिफ्ट कर दिया है, राइट में शिफ्ट कर दिया है। कितने से, टी बाई टू से राइट में शिफ्ट किया है, तो आप कहोगे यू ऑफ टी माइनस टी बाई टू, टी बाई टू से राइट शिफ्ट किया है। और इसमें से जब आप इसको माइनस कर दोगे तो इधर वाले पार्ट तो माइनस वन, मतलब ये ए वैल्यू के साथ, सॉरी ए वैल्यू के साथ कहना चाहिए मेरे को, माइनस करोगे ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, ए वैल्यू के साथ है तो ए मल्टीपल में होगा, दोनों में से ए मैं बाहर कॉमन आउट निकाल रहा हूं। समझ में आया? तो मैं इस रेक्ट सिग्नल को इस फॉर्म में भी कह सकता हूं। मैं इस फॉर्म में क्यों कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे यूटी सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म तो पता है। यूटी सिग्नल में कुछ शिफ्ट हो जाए तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाना भी मेरे को आता है। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी डिस्कस की थी हमने पिछले लेक्चर में, उसको अप्लाई कर सकता हूं। और एक सिग्नल में दूसरे सिग्नल को प्लस माइनस करें तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी के हिसाब से रिजल्टिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म मैं बता सकता हूं। तो चलिए, अब इस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म आप ओमेगा स्केल पर बताना चाहते हो या आप एफ स्केल पर बताना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हम दोनों स्केल में समझ लेते हैं। चलिए, फूरियर ट्रांसफॉर्म इसका जो भी होगा उसमें से इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म माइनस होने वाला है और ए दोनों में मल्टीपल होने वाला है, इसलिए ए को तो मैं बाहर निकाल के रख लेता हूं। अब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म यूटी में शिफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो यूटी का फूरियर ट्रांसफॉर्म तो याद रखना जरूरी है, 1 बाई जे ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा होता है। तो आप कहोगे यूटी का फूरियर ट्रांसफॉर्म था 1 बाई जे ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा, बट यूटी नहीं, यूटी प्लस टी बाई टू का फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा। इसके साथ ही आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कितना शिफ्ट हो रहा है, टी बाई टू, तो एक्स टाइम में शिफ्ट होने पर फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई, ई रेज टू पावर जे ओमेगा कितना मल्टीप्लाई, टी बाई टू मल्टीप्लाई, पॉजिटिव टी बाई टू मल्टीप्लाई, ये मल्टीपल हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म इसका समझ में आया। अब हमें इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा ये माइनस और करना होगा इसमें से। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, ये यूटी में शिफ्ट है। यूटी का फूरियर ट्रांसफॉर्म तो होता था 1 बाई जे ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा, क्योंकि इसमें शिफ्टिंग हो रही है तो टाइम डोमेन में शिफ्टिंग होने का मतलब होता है टाइम डोमेन में शिफ्ट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन जो इसकी बन रही है उसमें एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई। कितना एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई, जितना शिफ्ट हो रहा है ई रेज टू पावर जे ओमेगा माइनस टी बाई टू शिफ्ट हो रहा है तो माइनस टी बाई टू इतना मल्टीप्लाई। चलिए, अगर इसको हम सॉल्व करें आगे तो ए तो कॉमन आउट है ही बाहर, ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी बाई जे ओमेगा यहाँ पे बनेगा, ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी बाई टू बाई जे ओमेगा बनेगा नेगेटिव के साथ, तो जे ओमेगा दोनों में से कॉमन आउट निकाल रहा हूं मैं। जे ओमेगा कॉमन आउट निकालने के बाद मुझे नजर आएगा ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी बाई टू माइनस ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी बाई टू। यहां तक की बात क्लियर है। अगली टर्म आएगी पाई डेल ओमेगा इनटू दिस। देखिएगा ये किसका फंक्शन है, ये हमारे ओमेगा का फंक्शन है। कहां पर आ रही होगी इंपल्स, ओमेगा इक्वल टू 0 पर आ रही होगी इंपल्स सिग्नल की। भाई अब समझ में आया होगा कि जो चीज मैं भाई मैंने पढ़ाया कुछ नहीं अभी तक, मैंने कम्युनिकेशन सिस्टम के इंट्रोडक्शन के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ाया, मैं केवल रिमाइंड करवा रहा हूं। और जो चीजें मैं रिमाइंड करवा रहा हूं वो चीजें इसलिए रिमाइंड करवा रहा हूं क्योंकि हमारे यूज में आने वाली हैं। टाइम बिल्कुल मैंने अपना नहीं खराब किया है, आपका भी खराब नहीं करवाया। ध्यान समझना, आपको याद आ रहा हो ना, इंपल्स के साथ मल्टीप्लाई जब करते हैं किसी सिग्नल को तो जहां इंपल्स आ रही होती है वहां पर सिग्नल की वैल्यू मल्टीपल में आ जाएगी। किस ओमेगा पर आ रही होगी ये इंपल्स, 0 पर, तो 0 पर इसकी वैल्यू बनेगी ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करें ई रेज टू पावर 0 इज 1, तो 1 इंटू पाई डेल ओमेगा ऐसा बोल देना चाहिए मेरे को। ऐसा ही यहां पर भी हो रहा है एक इंपल्स सिग्नल मल्टीप्लाई, ये भी ओमेगा कितने पर आ रहा होगा, 0 पर। ओमेगा इक्वल टू 0 पर इस सिग्नल की वैल्यू क्या बनेगी, ई रेज टू पावर 0 इज 1, बाहर माइनस साइन के साथ है माइनस पाई डेल ओमेगा। माइनस पाई डेल ओमेगा और प्लस पाई डेल ओमेगा हो गए खत्म, इनकी हो गई समाप्ति।
चलिए अब रह गया हमारे पास ये एफ डोमेन में क्या होता है वो भी हम समझेंगे, पहले ओमेगा डोमेन का रिजल्ट फाइंड करके रख लेते हैं। एक्स ऑफ जी ओमेगा अगर हमने देखा तो एक्स ऑफ जी ओमेगा बना ए बाई जी ओमेगा ई रेस्ट टू पावर जे थीटा माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस जे थीटा में डिवाइड में 2j भी होता तो ये साइन थीटा बन जाता ना। 2j है नहीं डिवाइड में, j तो है 2 नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से 2 लगाऊं अगर तो मुझे फिर 2 इधर भी करना चाहिए। ये तो खैर खत्म हो गया, बाहर लिखो अंदर लिखो एक ही बात है, ऐसा हो जाना चाहिए। अब ये 2j ई रेस्ट टू पावर जे थीटा माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस जे थीटा डिवाइड बाई 2j साइन थीटा बन जाएगा, साथ में 2a रह जाएगा, यहां से 2j यूज में ले लिया है, ओमेगा रह जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा। और थीटा कितना है जो e की पावर j के साथ आ रहा है, ई रेस्ट टू पावर जे थीटा होता है ना, तो थीटा इज ओमेगा t बाई 2, ऐसा आ गया है। अब अगर ऐसा हो गया है तो हम इसका ये फूरियर ट्रांसफॉर्म ओमेगा स्केल में रेक्टेंगल सिग्नल का क्या होता है वहां तक पहुंच गया। मैं आपको कहूं कि ये फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है तो आप बोलोगे हाँ ये होता है, सब कुछ सारी सही स्टेप्स फॉलो किए हमने तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है। मैं कहूँ नहीं थोड़ा और सोचो और समझो और कुछ करो और कुछ इसको सिंप्लीफाई कुछ और जो कर सकते हो करो। आप सोचने बैठ जाओगे क्या करें तो आपके ध्यान में अभी आएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा साइन फंक्शन अगर हो कोई और डिवाइड में कुछ आ रहा हो तो वो सैम्प या सिंक में से कुछ बनता है। अब अगर इतना मैंने याद दिला दिया तो थोड़ा सा और आप अपने दिमाग के कोनों में खोजोगे। सैम्प थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड में मर्जी चाहे कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए बल्कि यही थीटा होना चाहिए तब होता है। और सिंक थीटा क्या होता है, साइन थीटा के साथ पाई भी होना चाहिए और डिवाइड में जो मर्जी चाहे वैल्यू नहीं होनी चाहिए बल्कि यही पाई थीटा होना चाहिए। अभी ध्यान से आप देखें तो पाई तो नजर नहीं आ रहा आपको ये जो नजर आ रहा है ये थीटा मान लें। अगर आप पाई थीटा तो है नहीं, पाई नजर नहीं आ रहा ना, अभी देखने पर कहीं कोई पाई नजर नहीं आ रहा। अब अंदर की बात मत करने लग जाना, अभी तो देखने में कहीं कोई पाई नजर नहीं आ रहा। ये अगर थीटा है तो डिवाइड में भी थीटा होना चाहिए। ये अगर ओमेगा टी बाई 2 है तो डिवाइड में ओमेगा नहीं चलेगा, डिवाइड में भी ओमेगा टी बाई 2 होना चाहिए। तो आप ऐसे अपनी तरफ से टी बाई 2 लगाएं। अगर तो 2 लगाने की जरूरत नहीं है, 2 तो मैं यहां से उठा के ला सकता हूं, बट टी मेरे को लगाना पड़ा तो टी मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? जो 2 मैं ऊपर रखा हुआ था मैंने उसको डिवाइड में लेके आ गया हूँ और टी क्योंकि जिससे ये थीटा की फॉर्म में आ जाए टी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने। अब आप कह सकते हो साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा मीन से बन गया ए टी सैम थीटा। रेक्टेंगल सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म ओमेगा स्केल पर ऐसा बन करके आ रहा है। अब आप कहो कि एफ स्केल पर देखें क्या क्या बनेगा, तो एफ स्केल पर अगर आपको चाहिए तो आपको पता है ना एक्स ऑफ जी ओमेगा में ओमेगा की जगह 2 पाई एफ पुट कर दो। यहाँ तो ओमेगा नजर नहीं आ रहा, यहीं से देख सकते हो आप ओमेगा। आपका जो ये एक बार मैंने ये बनाया था उससे पहले ऐसे दिख रहा था 2a बाय ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई 2। मैं एक्स ऑफ जी ओमेगा ही आया था, मैं एक्स ऑफ एफ कहना चाहता हूं तो जहां जहां पे भी ओमेगा आ रहा है वहां 2 पाई एफ लिख दूं तो ये बनेगा 2a बाय 2 पाई एफ साइन 2 पाई एफ टी बाई 2। तो जब ऐसा हो ही गया है तो 2 से तो 2 हटाऊं मैं, यहाँ 2 से 2 हटाऊं। अब देखिएगा साइन थीटा नजर आ रहा है, उस थीटा में पाई नजर आ रहा है। अब पाई नजर आया आपको तो आप कह सकते हो साइन पाई थीटा है। अगर ये साइन पाई के साथ जो आ रहा है वो थीटा है तो डिवाइड में भी पाई थीटा होना चाहिए। पाई तो आ रहा है, थीटा मीन्स एफ टी होना चाहिए, एफ आ रहा है टी नहीं आ रहा, तो आप टी अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से देखना ये बन रहा होगा ए टी साइन पाई एफ टी बाय पाई एफ टी। 2 तो कैंसिल आउट हो गया था, अब बन गया ना साइन पाई थीटा बाय पाई थीटा। थीटा के यहाँ पे एफ नहीं है टी नहीं है बल्कि एफ इंटू टी यहाँ पर थीटा है। तो आप क्या जानते हो साइन पाई थीटा बाय पाई थीटा क्या होता है, सिंक थीटा होता है। तो आप बोलोगे सिंक थीटा, थीटा मतलब पाई एफ टी नहीं, थीटा मतलब जो पाई के साथ है वो है थीटा। तो आप थीटा क्या बोलोगे एफ टी, ये ऐसा बन करके आ रहा है। अगर आप एफ स्केल पे फूरियर ट्रांसफॉर्म देख रहे हो तो ये बन रहा है, ओमेगा स्केल पर फूरियर ट्रांसफॉर्म देख रहे हो तो ये बन रहा है। तो टाइम डोमेन में कैसा दिखता है वो तो समझ में आ रहा है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्सप्रेशन क्या होता है ओमेगा स्केल पे बोले थे या एफ स्केल पर बोले क्या है तो वो तो समझ में आ गया हमें क्या है, लेकिन दिखेंगे कैसे डायग्रामेटिकली और देख लेते हैं इसको। तो चलिए ओमेगा स्केल पर जो आया है उसको देखते हैं। मैं दोनों यहीं पे समझता हूँ थोड़ा सा।
ओमेगा स्केल पे भी समझूंगा मैं, और एफ स्केल पे कैसे दिखेगा ये भी समझूंगा मैं। ओमेगा स्केल पर देखते हैं सैम्प सिग्नल बनकर के आ रहा है, ये रहा सैम्प सिग्नल बनकर के आ रहा है। ये थीटा तो मैंने लिखा नहीं, थीटा क्या था यहाँ पे, ओमेगा टी बाई 2, ये बनकर के आ रहा है। ओमेगा का फंक्शन है। हम सैम्प को ड्रॉ करना सीख गए थे, इसके मल्टीपल को बाद में बात करेंगे। सैम्प को ड्रॉ करना सीख गए थे हम, क्या सीखे थे हम, अगर कोई सैम्प टी ड्रॉ करवाने को बोलता है तो आप कौन से स्केल पे ड्रॉ करते हो, टी स्केल पे ड्रॉ करते हो। सीखा था हमने, भूल गए हो तो लास्ट चांस याद रखना जरूरी है। ये सैम्प टी हमने समझा था टी स्केल पे बनता था और कुछ ऐसा बनता था, ऐसे स्टार्ट होता था ना, डिक्रीज होते जाता था। ऐसा शेप तो याद रख ही लोगे कि सैम्प फंक्शन की शेप ऐसी होती है, सिंक की भी तो यही होती है। सैम्प में जो जीरो क्रॉसिंग्स हो रही होती थी वो होती थी ये जो टी है, ये जहां जहां पर प्लस माइनस एन पाई होगा वहां पर जीरो क्रॉसिंग्स हो रही होती थी। हमें सैम्प टी ड्रॉ करना है या सैम्प ओमेगा टी बाई 2 ड्रॉ करना है, हमें ड्रॉ करना है सैम्प ओमेगा टी बाई 2। इसलिए इसकी जीरो क्रॉसिंग्स हो रही है कहां पे, जहां जहां पे टी नहीं बल्कि ओमेगा टी बाई 2 प्लस माइनस एन पाई के इक्वल हो रहा होगा, वहां पे जीरो क्रॉसिंग्स हो रही होंगी। अगर हमारा स्केल होता ओमेगा टी बाई 2 तो आप लिख देते ओमेगा टी बाई 2 इक्वल टू प्लस 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई पर जीरो क्रॉसिंग। लेकिन हमारा स्केल ओमेगा टी बाई 2 नहीं है, ओमेगा है, तो हमें हमारे स्केल के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। तो ओमेगा की वैल्यू प्लस माइनस 2 एन पाई बाई टी पर जीरो क्रॉसिंग्स हो रही होंगी। शेप तो कुछ ऐसी होती है सैम्प की, तो आप अगर फ्रीक्वेंसी में ओमेगा स्केल पर ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसे नजर आ रहा होगा। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कहां जीरो क्रॉसिंग्स हो रही हैं, तो आप देखना चाहोगे ओमेगा की किस वैल्यू पर जीरो क्रॉसिंग्स हो रही हैं। आपने समझा ओमेगा टी की इन वैल्यू पर जीरो क्रॉसिंग हो रही होंगी, इसलिए ओमेगा की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं प्लस माइनस 2 एन पाई बाई टी पे होंगी। तो सबसे पहले एन इक्वल टू आप 1 पुट करेंगे तो 2 पाई बाई टी आएगा, 2 पाई बाई टी पर क्रॉस हो रहा होगा। फिर 2 पुट करोगे तो 4 पाई बाई टी पर क्रॉस हो रहा होगा, 2 पाई बाई टी पर क्रॉस हुआ। फिर 2 पुट किया 4 पाई बाई टी, फिर 3 पुट किया 6 पाई बाई टी, फिर 4 पुट किया 8 पाई बाई टी, और ऐसे ही नेगेटिव से पुट करोगे तो माइनस 2 पाई बाई टी, माइनस 4 पाई बाई टी, माइनस 6 पाई बाई टी, माइनस 8 पाई बाई टी। इन पर जीरो क्रॉसिंग्स हो रही। एफ स्केल पर नहीं, ये ओमेगा स्केल पर बनाया हमने। अब एफ स्केल पर कैसा नजर आएगा ये भी देख लें। एफ स्केल पर जो बन रहा है वो, अच्छा एक चीज और, ये मैंने बना दिया सैम्प ओमेगा टी बाई 2। भाई सैम्प फंक्शन साथ में इसके कुछ मल्टीपल हो रहा है, तो जब इसकी वैल्यू 1 होती थी अब वो 1 ना होकर के कितनी होगी, ए टी मल्टीपल होकर के ए इंटू टी हो रही होगी। बाकी सब जगह पर क्या वैल्यू होती थी 1 की बजाय, वो तो हमने देखी भी नहीं थी ना, तो वो हम इतने फेर में नहीं पढ़ रहे, हमको यहाँ पता थी 1 वैल्यू होती थी। अब 1 तब होती थी जब हम सैम्प ओमेगा टी बाई 2 ड्रॉ कर रहे होते, लेकिन हम ड्रॉ करें मान लो 5 सैम्प ओमेगा टी बाई 2 तो 5 होगी, 80 सैम्प ओमेगा टी बाई 2 तो 80 होगी। सिंपल सी बात। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, सिंक की फॉर्म में आ रहा है एफ स्केल पे। अगर हम देखें जनरल सिंक को ड्रॉ करें तो उसकी शेप भी ऐसी होती थी, तो इसलिए सिंक एफ टी को ड्रॉ करेंगे तो उसकी शेप भी ऐसी होगी। तो पहली बात तो मैं शेप को ही बना लेता हूँ, आगे की पीएचडी बाद में करूंगा इसमें। चलिए ये मैं सिंक बना रहा होता, सिंक इंटू एटी हो गया। जो सिंक होता है वो सिंपल 1 होता है, सिंक के साथ एटी मल्टीपल हो गया तो एटी के साथ हो रहा होगा। अब यहाँ पर जो चीज रहेगी वो रहेगी जीरो क्रॉसिंग्स कहाँ पे हो रही होंगी। तो मुझे थोड़ा सा याद आता है, आपको भी याद आ रहा होगा, सिंक टी अगर होता है तो जीरो क्रॉसिंग्स होती हैं ये टी इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, नहीं बल्कि प्लस माइनस एन पर। याद आ रहा है ना, वो पाई 2 पाई 3 पाई पर होता था सैम्प, ये 1 2 3 4 5 पर होता था, तो प्लस माइनस एन पर। अगर सिंक टी की बजाय सिंक एफ टी हो जाए तो आप कहोगे ये हो रहा होगा जीरो क्रॉसिंग, जहां पर टी की जगह एफ टी होगा ना, एफ टी इक्वल टू प्लस माइनस एन। हमारा स्केल एफ स्केल है कि नहीं, हमारा स्केल एफ स्केल है ना भाई, हमारा एफ स्केल है, तो एफ की वैल्यूज के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा एफ की कौन कौन सी वैल्यूज पर जीरो क्रॉसिंग हो रही है। तो आप बोलोगे एफ इक्वल टू प्लस माइनस एन बाई टी पर जीरो क्रॉसिंग हो रही है। एन की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करेंगे, 1 बाई टी 2 बाई टी 3 बाई टी पर जीरो क्रॉसिंग हो रही होगी। तो आप लिखोगे 1 बाई टी पर जीरो क्रॉसिंग, 2 बाई टी पर, 3 बाई टी पर, एंड सॉन नेगेटिव साइड में -1 बाई टी, -2 बाई टी,
-3/t पर 0 क्रॉसिंग्स, ऐसा हो रहा होगा। तो आप ध्यान समझ लेना, 1/t 2/t 3/t 1 2 3 4 5/t ऐसा हो रहा है। 1 2 3 4 5/t के साथ 2π मल्टीपल भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये x ऑफ ओमेगा की जगह x ऑफ f अगर आप कर रहे हो तो ओमेगा की जगह f करना चाह रहे हो तो 2πf, इसका 2πf होता है ना, ये अगर f की फॉर्म में इसको कहें तो 2πf है। आप f स्केल में कर रहे हो मीन्स 2π से स्केल फैक्टर कर रहे हो, 2π से स्केल्ड कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, जो चीज वहां जहां आ रही थी वो डिवाइड बाय 2π होगी। ये 2π/t पर आ रही थी, 2π/डिवाइड बाय 2π मीन्स 1/t पे आएगी। ये 4π/t पे आ रही थी, 4π/t डिवाइड बाय 2π करेंगे। स्केलिंग, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, ओमेगा की जगह 2πf लिख करके आप f की फॉर्म में समझना चाह रहे हो इसको, तो आपने 2π के फैक्टर से स्केलिंग कर दिए, ऐसा बन करके आ रहा है। तो अब आपको जब जरूरत पड़ेगी प्रॉब्लम्स में, तो आपकी प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगा, आपको जो ट्रांसफॉर्म चाहिए वो ओमेगा स्केल पर चाहिए, ओमेगा डोमेन में चाहिए, या फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए एफ स्केल पर चाहिए। हमने ये फाइनल रिजल्ट फाइंड कर लिया, इनको एनालाइज और कर लेते हैं जिससे अच्छे से ये याद रहें। ठीक है, तो एनालिसिस कर लेते हैं। फिर ये लेक्चर तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बाकी और सिग्नल्स के फूरियर ट्रांसफॉर्म्स हम कुछ प्रॉपर्टीज के साथ अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको एनालाइज करके छोड़ देते हैं थोड़ा सा, फिर अगले में और अच्छे से समझ के अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे अच्छे से हम इसको। चलिए, तो मैथमेटिकली हम कैलकुलेट कर चुके हैं रेक्टेंगुलर सिग्नल को। अगर ओमेगा स्केल पे देखना है तो आप इस तरफ इस तरीके से समझेंगे, और अगर एफ स्केल से पर देखना है तो इस तरीके से समझेंगे। पहली बात, ये टाइम स्केल में, टाइम डोमेन में जो सिग्नल नजर आता है हमें रेक्टेंगल सिग्नल, एक्सप्रेशन तो ये होता है, डायग्रामेटिकली देखें तो इस तरीके से होता है, समझ चुके हम। अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में समझें तो ओमेगा स्केल पर अगर हमें चाहिए तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए सैंप, फिर सिंक नहीं चाहिए, आना चाहिए हमारे माइंड में। लेकिन अगर हम ओमेगा स्केल नहीं बल्कि एफ स्केल पर देख रहे हैं तो हमारे माइंड में आना चाहिए सिंक, फिर सैंप नहीं आना चाहिए। सिंक या सैंप दोनों का ही कॉफिशिएंट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एटी आ रहा है, मतलब ये एटी वैल्यू पर होगा टाइम टी इक्वल टू 0 पर। और सिंक हो या सैंप हो, दोनों का जो शेप होता है वो सेम सा कुछ इस तरीके से होता है। बट ये ओमेगा की किस वैल्यू पर 0 क्रॉसिंग हो रही होगी और ये एफ की किस वैल्यू पर 0 क्रॉसिंग हो रही होगी, ये फर्क होता है थोड़ा सा। क्या फर्क होता है? ये फर्क होता है कि दिस वैल्यू जो भी सैंप में आ रही है ये एन पाई के इक्वल हो तो ओमेगा इक्वल टू 2π/t के मल्टीपल्स पर आएगा। 2π/t का डबल मल्टीपल, 2π/3 का ट्रिपल मल्टीपल, और सेम नेगेटिव वैल्यू -2π/t, -4π/t एंड -6π/t। और ये जो बन रहा था ये f/t की वैल्यू 1 2 3 पर, तो f की वैल्यू बोल रहे हैं f, ये सॉरी मैंने f इंटू टी होता था, सॉरी एफ टी की वैल्यू 1 2 3, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/t 2/t 3/t, तो 1/t 2/t 3/t एंड सो ऑन, -1/t -2/t -3/t पर होता है। ये हम समझ चुके थे। अब चलिए एनालाइज करते हैं इसको थोड़ा सा। आगे से आपको यही सेम सिग्नल गिवन हो ऐसा तो जरूरी नहीं है, आपको सिग्नल गिवन हो सकता है कि बताइए इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करके बताइए, या इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन बताना है आपको। सिग्नल एक्स टी हमें दे रखा है 5 रेक्ट t/20। आपको ओमेगा स्केल पे चाहिए या आपको एफ स्केल पर चाहिए, ऑप्शंस क्या हैं आपके सामने, या आपको आगे अगर इसको जरूरत पड़ रहा है तो किस स्केल पे चाहिए उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपको ओमेगा स्केल पे चाहिए तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए सैंप, अगर आपको एफ स्केल पे चाहिए तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए सिंक। ओमेगा स्केल पे जो सैंप होता है वो होता है ओमेगा t/2, एफ स्केल पर जो सिंक होता है वो होता है f इंटू t/2 नहीं बल्कि t। ठीक है, दोनों का जो मल्टीप्लिकेंट होता है वो होता है, अच्छा ये मैं क्यों जनरल क्यों लिखने लग गया, मैं तो यहाँ पर अभी प्रॉब्लम के हिसाब से बात करूंगा। तो ओमेगा t/2, t का मतलब यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो 20 है ना, 20/2 तो ये हो जाएगा 10 ओमेगा। और अगर आपको एफ स्केल पे चाहिए तो f इंटू टी, टी की वैल्यू क्या यहाँ पे 20 f। साथ में यहाँ पे 80 आता था, आपको याद आ रहा होगा, और 80 क्या होता है इस वाले रेक्टेंगल का एरिया। ए हाइट होती है, टी विड्थ होती है एरिया, तो आपको इसका एरिया देखना है। तो एरिया यहाँ पे क्या बनेगा 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 मीन्स 100, दोनों केसेस में यहाँ पर 100 ऐसा बन करके आएगा। आपको अगर इस तरह के से नहीं गिवन हो बल्कि आपको xt ड्रॉ करके दे रखा है एक रेक्टेंगल सिग्नल, आपका ड्राइंग इस तरीके से
15 2 प्लस 15 और वैल्यू है 3। आपको ये एक्स टी जो दे रखा है इसका एक्स एफ कैसा दिखेगा वो ड्रॉ करना है। एक्स एफ ड्रॉ करना है, इसलिए सिंक फंक्शन। तो आप बैक ऑफ द माइंड तो सिंक फंक्शन कैसा बनेगा वो चलाओगे, एक्स एफ बनेगा सिंक एफ इंटू टी। टी कितना है यहाँ पर 15 का डबल मीन्स 30 एफ। मैग्न यहाँ पर क्या एम्पलीट्यूड क्या बनकर के आएगा सिंक फंक्शन का, इसका एरिया हाइट इंटू विड्थ 30 इंटू 3 90। तो आप ड्रॉ जब करेंगे तो ये इस तरीके से ड्रॉ तो करेंगे आप 90 वैल्यू के साथ। कहाँ जीरो क्रॉसिंग हो रही होगी एफ की वो देखना है हमें। तो आप कहते थे ये वैल्यू इक्वल टू 1 2 3, तो एफ वैल्यू इक्वल टू 1/30 बाई 30 एफ इक्वल टू 1 2 3। 30 एफ इक्वल टू 1 2 3 मीन्स प्लस माइनस एन, सो एफ इक्वल टू प्लस माइनस एन बाई 30। सो आप 1/30 2/30 ऐसा बोलोगे, 1/30 2/30 3/30 और उन्हीं की नेगेटिव वैल्यूज -1/30 -2/30 -3/30 एंड सो ऑन, इस तरीके से बोलोगे। क्लियर होता होगा बात ये, है ना। चलिए और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आपको एक सिग्नल देता है कोई कि ये सिग्नल है एफ स्केल में, एफ स्केल में सिग्नल है 50 सिंक 20 एफ। आप एक्स एफ दे रखा है आपको, इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है। तो आपको हो गया इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिंक फंक्शन या सैम्प फंक्शन रेक्टेंगल का ही तो बनता है। अगर एफ स्केल पर है तो सिंक और ओमेगा स्केल पे होता तो सैम्प। तो आप कहोगे इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म एक रेक्टेंगल सिग्नल होगा। वो रेक्टेंगल सिग्नल का एक्सप्रेशन आपको जरूरत पड़ सकती है, उस रेक्टेंगल सिग्नल का डायग्राम की जरूरत पड़ सकती है आपको, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। आप समझोगे कि यहाँ पर जो ये दिखता है सिंक के मल्टीपल में, ये होता है उस रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया आपको चाहिए 50। यहां पर जो होता है वो सिंक में एफ के साथ टी आता है, कैपिटल टी मींस ड्यूरेशन। अगर सैम्प होता तो ओमेगा के साथ क्या आता, ड्यूरेशन बाय 2 t/2। ध्यान से देखें t/2, ठीक है। तो यहां पर अभी ड्यूरेशन है 20, इसलिए आप कहोगे ये रेक्ट जो बनेगा ये 20 ड्यूरेशन का है, इसलिए -10 से +10 तक बनेगा। हाइट ऐसी बनानी है कि टोटल एरिया 50 बन करके आए, मीन्स 20 इंटू हाइट इक्वल टू 50। सो हाइट विल बी इक्वल टू 5/2 मीन्स 2.5। तो 2.5 की हाइट के साथ इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इस सिग्नल का। अब ये जनरल जो है यह माइंड में रखना है हमें। यहाँ चाहे सैम्प में बन के आए, ओमेगा के स्केल पर सैम्प में बन के आएगा, एफ स्केल पे सिंक में बन के आएगा, दोनों ही केसेस में यहाँ क्या है, ये एरिया है रेक्टेंगल का। ओमेगा के साथ जो ड्यूरेशन होता है हमारे सिग्नल रेक्टेंगल सिग्नल का, उसका बाय 2 है, और एफ स्केल पर जब है तो ये ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन बोलो या विड्थ बोलो एक ही बात है, ऐसा है। अगर ये थोड़ा सा हमारे माइंड में रहा तो इसको देख के करस्पॉन्डिंगली रेक्टेंगुलर कैसा होगा, एफ स्केल में तो सिंक, ओमेगा स्केल में तो सैम्प दे रखा होगा, रेक्टेंगल कैसा दिख रहा होगा, कितने एम्पलीट्यूड का होगा, कितनी विड्थ का होगा, वो आप समझ जाएंगे। और अगर आपको टाइम डोमेन में दे रखा है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ स्केल में चाहिए, ओमेगा स्केल में चाहिए। ये थोड़ा सा ये जो चीज़ है अगर ये माइंड में रही तो आप कभी भी कर लेंगे, और आपको आगे जाके जरूरत पड़ने वाली है कम्युनिकेशन सिस्टम में ही। सिग्नल सिस्टम में तो खैर किए ही होंगे आपने प्रॉब्लम्स। मिलेंगे अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में, और भी हमें सिग्नल्स, अभी हमने केवल रेक्टेंगल सिग्नल्स डिस्कस किया हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में, बाकी और सिग्नल्स लेक्चर में हमने डिस्कस किए, उनका भी फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे बन के आएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, वो भी हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।